जय हिंद दोस्तों। आज हम सॉल्व करेंगे यूपी लेखपाल मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले के प्रैक्टिस सेट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्त। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 6। चलो शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 सामान्य हिंदी से। पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से आक्रामक क्रिया चुनें। दिखाना, खुजलाना, हटाना या हंसना। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। जो आक्रामक क्रिया है वो है हमारी हंसना, बाकी ये सभी सकर्मक क्रिया हैं। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों की श्रेणी में नहीं आता। संतान, गुस्सा, बचपन, हीरा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए संतान। संतान शब्द है वो पुल्लिंग श्रेणी में नहीं आता, ये आता है स्त्रीलिंग में। ठीक है। अगला है, दिए गए विकल्पों में से उच्चारण का सही संधिविच्छेद क्या है। उच्चारण का सही संधिविच्छेद उच्च धनचारण, उत धनचारण, अत धनचारण, अतः धनचारण। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी उत धनचारण। जो उच्चारण का संधिविच्छेद होगा वो होगा उत धनचारण। अगला है, दिए गए विकल्प में नीलकमल शब्द का समास किस श्रेणी में आता है। तत्पुरुष समास, क्रमधारय समास, द्विगु समास या बहुव्रीहि समास। तो नीलकमल शब्द है वो कौन सा समास है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कर्मधारय समास। अगला है, निम्नलिखित लोकोक्ति मुहावरे का आशय क्या है। घड़ो पानी पड़ना, गुस्सा होना, पानी खत्म होना, बहुत ज्यादा नहाना है, शर्मिंदा होना। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी शर्मिंदा होना। घड़ो पानी पड़ना मतलब है शर्मिंदा होना, इसको याद रखना। अगला है, चिरायु शब्द में उपसर्ग के रूप में किसका प्रयोग किया गया है। चिराऊ, चिर, चीरा, चिरायु। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए चिर। चिर प्लस आयु बराबर चिरायु। तो चिरायु शब्द में उपसर्ग है वो चिर उपसर्ग है। अगला है, अलंकार, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। कौन सा अलंकार है। श्लेष, रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, इसमें श्लेष अलंकार है, इसको याद रखना। अगला है, दिए गए विकल्पों में से जेठ का तद्भव रूप क्या होगा। जेठ का तद्भव रूप क्या होगा। जेठ, जेठानी, जेठ मलानी या ज्येष्ठा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ज्येष्ठ का तद्भव रूप होगा जेठ, इसको याद रखना। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। अगला है, निम्न में कौन सा शब्द अनिवार्य का विपरीतार्थक शब्द है। अनिवार्य का निअनिवार्य, अन अनिवार्य, औपचारिक या वैकल्पिक। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। जो अनिवार्य का अपोजिट यानी विलोम शब्द है वो है वैकल्पिक, इसको याद रखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त कि अनिवार्य का विलोम शब्द है वैकल्पिक, इसको याद रखना। ऑप्शन डी इज राइट। अगला है, दिए गए विकल्पों में सही वर्तनी का चुनाव कीजिए। तो इसमें कौन सी सही वर्तनी लिखी हुई है। 4 विकल्प दिए हैं, तो इसमें सही वर्तनी कौन सी है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। जो ऑप्शन सी है ये कर्तव्यनिष्ठता, कर्तव्यनिष्ठा, यही राइट ऑप्शन है दोस्त, यही सही लिखी है, बाकी ये सभी गलत लिखी हुई हैं। तो सही है कर्तव्यनिष्ठा। अगला, फूल, फूल निम्न में कौन सी संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा या जातवाचक संज्ञा। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी, जो फूल है वो जातवाचक संज्ञा, इसको याद रखना। ठीक है दोस्त, जो फूल है वो है जातवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि अशुद्ध वाक्य बताइए। इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है। बस हो गया, रहने दीजिए, ऊंच नीच, अमीर गरीब, समाज की विभाजक रेखाएं, इनमें कॉमा भी लगे हैं दोस्त। क्या आप पटना के रहने वाले हैं, वह तुम्हारे क्या कहने बहुत ऊपर तक जाओगे। तो इसमें अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। जो ऑप्शन ए है वो अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि बस हो गया, रहने दीजिए, वस यहाँ पर 2 डबल कॉमा लगे हैं और ये लिखने में अशुद्ध है। ठीक है दोस्त, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, ये अशुद्ध वाक्य है। अगला है, आधा तीतर आदरा बटेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है। बेमेल चीजों का सम्मिश्रण, संकर चिड़िया, अनुपम वस्तु, समान कार्यों का मिश्रण। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, बेमेल चीजों का मिश्रण। तो आधा तीतर आधा बटेर, इसका अर्थ हुआ बेमेल चीजों का मिश्रण। ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसको याद रखना। अगला है, तौलिया किस भाषा का शब्द है।
तुर्की, पुर्तगाली, हिंदी, उर्दू। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी पुर्तगाली। तौलिया शब्द है वो पुर्तगाली है, इसको याद रखना। अगला है निम्नलिखित में कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है? तत्कालिक वर्तमान, पूर्व वर्तमान, सगदित वर्तमान है हेतु हेतु मध्य वर्तमान। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जो हेतु हेतु मध्य वर्तमान है वो वर्तमान काल का भेद नहीं है, इसको याद रखना। अगला है रिक्त स्थान के स्थान पर उचित पर्याय का चयन करें। हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का डैश है, अभिमान, गर्व, दर्प, घमंड। तो क्या आएगा रिक्त स्थान में? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी गर्व। हमें ऋषि मुनि की संतान होने का गर्व है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। अगला है प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित वाक्यों में से संयुक्त वाक्य की पहचान कीजिए। संयुक्त वाक्य कौन सा है? तुम पढ़ोगे, कॉमा ना है पढ़ेगा। सौरभ दीनू को पत्र लिखता है, मेरे इस परिश्रम का उद्देश्य है कि परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करूं। जब भी उस भिखारी को देखता हूं मेरा मन करुणा से भर जाता है। तो इसमें कौन सा संयुक्त वाक्य है उसे आपको पहचानना है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ना तुम पढ़ोगे ना वह पढ़ेगा, यही संयुक्त वाक्य है ऑप्शन ए। बाकी ये सभी मिश्र वाक्य हैं, ये साधारण वाक्य है, साधारण है दोस्त, ये मिश्र वाक्य और ये मिश्र वाक्य और ये संयुक्त वाक्य है। अगला है प्रश्न नंबर 18, त्रिशंकु होना का अर्थ है चारों ओर ध्यान होना, किसी ओर का न रहना, तीनों तरफ ध्यान देना, केवल ऊपर देखना। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, त्रिशंकु होने का मतलब है किसी ओर का न रहना, मतलब किसी और का न रहना ही त्रिशंकु होता है। अगला है निम्न में कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची नहीं है? नम का पर्यायवाची नहीं है कौन सा? गीला, भीगा, आर्द्र, आर्द्रा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी आर्द्रा। जो आर्द्रा है वो नम का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सभी हैं, गीला भी है, भीगा भी है, आर्द्र है, पर आर्द्रा नहीं है। अगला है प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? प्रतीत, प्रतीत, प्रतिमान, प्रतिबिंब। तो कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जो प्रतीत है वो तत्सम शब्द नहीं है, ये तद्भव है, बाकी ये सभी तत्सम शब्द हैं, इसको देखना। अगला है निम्न में कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? उल्लास, उच्छ्वास, निश्वास, उजास। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जो उजास है वो तद्भव है, बाकी सभी तत्सम शब्द हैं। अगला है रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना, ये पिछली बार कई परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि रात में विचरण करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है? निशाचर बनकर, तमचोर या निशाचर। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, इसको कहा जाता है निशाचर, ये निशाकर है, इसको निशाचर कहा जाता है। रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहते हैं निशाचर, इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या उभयलिंग। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, क्योंकि भाववाचक संज्ञा में अगर लास्ट में हट लग जाएगा तो वो शब्द हो जाएगा स्त्रीलिंग, जैसे बाल हट, स्त्री हट, कोई भी हट हो तो हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है दोस्त, इसको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है प्रश्न नंबर 24, उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन रूप में क्या रूप होता है? उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है? उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बहुवचन में उसके विकल्प का प्रयोग किया जाता है, उसके अंत में गर लगा देते हैं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, उसका रूप परिवर्तित हो जाता है। उर्दू शब्द का सौदा का बहुवचन में रूप अगर बनाएंगे तो उसका रूप परिवर्तित हो जाता है, इसको याद रखना। और लास्ट प्रश्न है हिंदी का 25, प्रश्न नंबर 25 हिंदी का लास्ट प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। आयुष और ऋषा बाजार गई, राह चलते दोनों में तकरार हो गई, इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है, बच्चे ने कहा पापा आ गई। इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य है ऑप्शन बी, राह चलते दोनों में तकरार हो गई। ठीक है दोस्त, राह चलते दोनों में तकरार हो गई, यही है शुद्ध रूप। आयुष और रसा बाजार गई नहीं, यहाँ होगा गए, बाजार गए, और ये तो शुद्ध रूप है ही। इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है, तो इस कहानी को एक लेखिका ने लिखा है, जब लेखिका है तो स्त्री कहाँ से आ गई?
लेखकान लिखा है। बच्चे ने कहा पापा आ गई, बच्चे ने कहा पापा आ गए। तो शुद्ध रूप ऑप्शन बी राह चलते, दोनों में तकरार हो गई। तो हिंदी के 25 प्रश्न कंप्लीट हुए। प्रश्न नंबर 26 से लेकर प्रश्न नंबर 50 तक गणित के प्रश्न होंगे दोस्त, जो इनकी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम करेंगे 51 नंबर से सामान्य ज्ञान। जो गणित के प्रश्न की वीडियो है दोस्त, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से देख सकते हैं। अब हम चलेंगे प्रश्न नंबर 51 से, क्योंकि प्रश्न नंबर 50 तक तो गणित खत्म हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 51 सामान्य ज्ञान। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? भारत का अटॉर्नी जनरल, भारत का सॉलिसिटर जनरल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, भारत का अटॉर्नी जनरल है दोस्त। वो भारत का ऐसा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं है लेकिन संसद को संशोधित करने का अधिकार प्राप्त है, वो है भारत का अटॉर्नी जनरल। तो इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पिछली बार कई बार इस परीक्षाओं में पूछा भी गया है। अगला है और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 52। निम्न में से किन राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है? तो दोस्त 8 राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है। तो वो कौन कौन से 8 राज्य हैं? उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, याद रखना, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश प्लस ऑप्शन ए प्लस उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली। इन 8 राज्यों की सीमा उत्तर प्रदेश से लगी हुई है, तो इसको याद रखना है। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है? बस्ती, मथुरा, वाराणसी या बांदा? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी वाराणसी। वाराणसी को उत्तर प्रदेश की भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है, इसको याद रखना, ऑप्शन सी वाराणसी। अगला, 4 सुरों वाला शेर जिसको भारत सरकार राष्ट्रीय राज्य चिन्ह के रूप में अंकित करती है कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार परीक्षाओं में रिपीट भी हुआ है। आगरा, मथुरा, सारनाथ, वृंदावन? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी सारनाथ। सारनाथ में है वो अशोक। ठीक है दोस्त, राष्ट्रीय राज्य चिन्ह के रूप में अंकित करती है, वो कहाँ पे है? 4 सिरों वाला, वो है हमारा सारनाथ में। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है। अगला है, निम्नलिखित में किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, सैयद अहमद खान, जवाहरलाल नेहरू या मदन मोहन मालवीय? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी मदन मोहन मालवीय। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, ये कई बार परीक्षाओं में रिपीट भी हुआ, पूछा गया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? वो की है मदन मोहन मालवीय ने। और सन अगर पूछ लिया कौन से सन में की है, तो सन 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, इसको याद रखना। अगला है, निम्नलिखित में किस शहर में उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी है? उत्तर प्रदेश की एकमात्र ऑयल रिफाइनरी आगरा, मथुरा, बरौनी या कानपुर? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, मथुरा में उत्तर प्रदेश की केवल एकमात्र ऑयल रिफाइनरी है, इसको याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर ज्यादा वर्षा क्यों होती है? पूर्वी तट की अपेक्षा यह तट सीधा है, पश्चिमी घाट हवा को रोकता है जिससे बारिश होती है, पूर्वी तट पश्चिम तट से चौड़ा है, पूर्वी घाट हवा की दिशा के समांतर है। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट हवा को रोकता है जिससे बारिश होती है। तो बारिश क्यों होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिमी तट पर बारिश इसलिए ज़्यादा होती है कि पश्चिमी घाट का हवा को रोकता है जिससे बारिश हो जाती है। अगला है, द्रव्यमान लंबाई और समय के अंतर्राष्ट्रीय मात्रक
प्रणाली मात्रक क्या हैं? द्रव्यमान का, लंबाई का, समय के अंतरराष्ट्रीय प्रणाली मात्रक क्या हैं? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए किलोग्राम मीटर सेकंड, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, लंबाई का है मीटर और समय का होता है सेकंड। तो याद रखना, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। अगला है प्रश्न नंबर 59। औषध की कौन सी शाखा ऊतक, शरीर और द्रव से संबंधित है? फार्माकोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी या फिजियोथेरेपी? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी पैथोलॉजी। जो पैथोलॉजी है वो शरीर, ऊतक और द्रव से संबंधित है, इसको याद रखना। अगला है चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य, उनके महान ग्रंथ के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए। जो चंद्रगुप्त के मंत्री कौटिल्य थे, जिन्हें बोलते हैं चाणक्य, वो किस ग्रंथ के कारण प्रसिद्ध हुए? कामसूत्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, अर्थशास्त्र, मनुस्मृति। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी अर्थशास्त्र। अगला है जैसिंडा ऑर्डन से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो कथन है इनके, वह न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं, वह अपने देश की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं, वह अपने देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री हैं, वह विश्व की सबसे कम उम्र की महिला शासिका हैं। तो राइट ऑप्शन इसका बनेगा ऑप्शन डी। तो डी ऑप्शन है कि 1, 2, 3, 4, ये चारों विकल्प सही हैं। अगला है पानीपत का प्रथम युद्ध निम्न में किनके मध्य हुआ था? राणा संगा और बाबर, इब्राहिम लोदी और बाबर, कुतुब खान और राणा संज्ञा, अकबर और राणा संज्ञा। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जो हुआ था 1526 ईस्वी में। ठीक है दोस्त, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। अगला है जब कंपन स्वरित ध्वज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, यह किस कारण से होती है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रणोदित कंपन या अवमंदित कंपन? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी प्रणोदित कंपन। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जब कंपन स्वतंत्र द्विभुज मेज पर रखते हैं तो एक तेज सुनाई देती है, वो होती है प्रणोदित कंपन के द्वारा। अगला है ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है? जो ग्रीन हाउस प्रभाव से वो किसकी वृद्धि के कारण से होता है? ओजोन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 के द्वारा ग्रीन हाउस प्रभाव का सबसे अधिक वृद्धि होती है। अगला है विज्ञापन, साइन बोर्डों एवं सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? नियोन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए नियोन। जो विज्ञापन, साइन बोर्ड एवं सजावटी बत्तियों में जो गैस प्रयोग की जाती है वो होती है दोस्त नियोन, इसको याद रखना। अगला है जीवों के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इटियोलॉजी, नियोलॉजी, इथोलॉजी, डेमोलॉजी? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इथोलॉजी। जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी कहा जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 67। 15-16वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्यिक व्यापार के लिए आमतौर पर हुंडी का इस्तेमाल किया जाता था, हुंडी का तात्पर्य क्या है? तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी। जो हुंडी का तात्पर्य है वो है दोस्त विनिमय पत्र। जो हुंडी का तात्पर्य होता है उसे बोलते हैं विनिमय पत्र, ऑप्शन डी विनिमय पत्र। ठीक है दोस्त, इसको याद रखना। अगला है निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप में प्राचीन भारत के नेपोलियन के रूप में जाना जाता है? भारत का नेपोलियन के रूप में जाना जाता है। समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कनिष्क या अशोक? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है।
अगला है 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष प्रेसिडेंट कौन थे? मोतीलाल नेहरू, WC बनर्जी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, WC बनर्जी थे। वो 1885 में स्थापित राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। अगला है एलोरा स्थित कैलाश मंदिर और मामल्लपुरम स्थित सौर मंदिर के बीच निम्नलिखित में तो कौन सी एक समानता है? क्या समानता है? दोनों ही नगर वास्तुकला के उदाहरण हैं, दोनों ही ठोस चट्टानों में उत्कीर्ण किए गए हैं, दोनों ही गुप्त काल के मंदिर हैं, दोनों ही पल्लव राजाओं के संरक्षण में निर्मित किए गए थे। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, दोनों ही ठोस चट्टानों में उत्कीर्ण किए गए थे, यही इन दोनों में समानता है। अगला है सरफेस मल्चिंग निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? सरफेस मल्चिंग यांत्रिक और कृषि विज्ञान, मृदा जल संरक्षण, वाटर शेड आधारित प्रबंधन प्रणाली, संसाधन संरक्षण तकनीकें या टंकियों के जरिए जल संचयन। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, संसाधन संरक्षण तकनीकें। जो सरफेस मल्चिंग है उसको दोस्त तात्पर्य है, उदाहरण है संसाधन संरक्षण तकनीकें, इसको याद रखना। अगला है निम्नलिखित में किस मृदा की ढुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा की जाती है? ये तो इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इसको याद रखना कि मृदा की ढुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है। किस मृदा की? बातोल मृदा, मिश्रोडक मृदा या जलोढ़ मृदा या हिमनद मृदा। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जो हिमनद मृदा है उसकी ढुलाई गुरुत्वाकर्षण द्वारा होती है, इसको याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है एक पारिस्थितिकी तंत्र की खाद्य श्रृंखला में जीवों के अंतिम समूह बैक्टीरिया और कवक होते हैं जिन्हें कहा जाता है अपघटक, उत्पादक, मांसाहारी या शाकाहारी। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अपघटक। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना। जो जीवों के अंतिम समूह में बैक्टीरिया और कवक होते हैं वो कहलाते हैं अपघटक, इसको याद रखना। अगला है निम्नलिखित में भूरा कार्बन उत्सर्जन कौन सा है? ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, भूरा कार्बन उत्सर्जन कौन सा है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, यह ईंधन के अपूर्ण दहन में निर्मित होता है। तो भूरा कार्बन उत्सर्जन कौन सा है? तो यह ईंधन के अपूर्ण दहन में निर्मित होता है, वही होता है भूरा कार्बन उत्सर्जन, इसको याद रखना। अगला है प्रश्न नंबर 75, सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवशेष निम्नलिखित में किस स्थान पर रखे हैं? सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवशेष तो कहाँ रखे हैं? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, बेसिलिका ऑफ बॉन जीनस बेल्ला, गोवा में। ठीक है दोस्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75, सॉरी 75, फिर ये 75 प्रश्न पूरे कंप्लीट हुए दोस्त। अब 76 नंबर से प्रश्न शुरू हो जाएंगे ग्राम समाज एवं विकास के। ठीक है, ग्राम समाज एवं विकास के प्रश्न नंबर 76 से शुरू हो जाएंगे। इसका पहला प्रश्न है सामाजिक संस्था का अर्थ क्या है? और वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। सामाजिक संस्था का अर्थ है अधिक लोगों को साथ रहना, कार्य करने का निश्चित ढंग, बृहद सामाजिक समूह या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कार्य करने का निश्चित ढंग। जो सामाजिक संस्था है उसका अर्थ है कार्य करने का निश्चित ढंग, इसको याद रखना। अगला है समाज मनुष्यों के समूह का नाम नहीं बल्कि यह मनुष्यों के अंत संबंधों की जटिल व्यवस्था है, यह कथन है। किसका कथन है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, लोपियर का। तो इसको याद रखना दोस्त, तो समाज मनुष्यों के समूह का नाम नहीं बल्कि यह मनुष्यों के अंत संबंधों की जटिल व्यवस्था है, यह कथन है लोपियर का, उसको याद रखना। अगला है किसने कहा कि संस्कृत अधिशाव्यवी होती है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, क्रोवर का कथन है दोस्त कि संस्कृत अधिशाव्यवी होती है, इसको याद रखना, यह भी इंपॉर्टेंट है कि संस्कृत अधिशाव्यवी होती है। किसका कथन है? यह है क्रोवर का कथन। अगला है सही कथन का चुनाव करें। भारतीय संस्कृत विश्व की आधुनिकतम संस्कृत है, भारतीय संस्कृत स्थिर व जड़ है, भारतीय संस्कृत असह्योड़ है, भारतीय संस्कृत का मूल आधार अध्यात्मवाद है।
तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, भारतीय संस्कृति का मूल आधार अध्यात्मवाद है, यही राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्त, अगला है प्रश्न नंबर 80। एक गांव के सभी वयस्क व्यक्ति निम्नलिखित में किसके सदस्य होते हैं? ग्राम सभा के, ग्राम पंचायत के, पंचायत के, न्याय पंचायत के। ये तो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना कि किसके सदस्य होते हैं गांव के सभी व्यक्ति सदस्य। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ग्राम सभा के। जो वयस्क व्यक्ति हैं वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, इसको याद रखना। अगला है धुरिया लोक नृत्य कहाँ का है? अवध का, बुंदेलखंड का, पूर्वांचल का या रोहिलखंड का। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बुंदेलखंड का। ठीक है दोस्त, जो धुरिया है वो है बुंदेलखंड का। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं कलात्मक निधि की देखरेख करने के लिए स्थापित संस्कृत विभाग के कार्यों में कौन सा कार्य सम्मिलित नहीं है? उसका संरक्षण तथा प्रदर्शन, उसका प्रकाशन, उसका अभिलेखीकरण या उसकी बिक्री। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, उसकी बिक्री है, वो इनमें सम्मिलित नहीं है। अगला है भूमि की पैमाइश यानी नाप का कौन सा कार्य विभाग करता है? भूमि की पैमाइश है वो कौन सा विभाग करता है? शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, राजस्व विभाग या भू प्रबंधक विभाग। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, राजस्व विभाग। इसको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भूमि की पैमाइश की नाप करता है वो है राजस्व विभाग, ना कि भू प्रबंध विभाग। अगला निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? आला, महोबा, बिरहा, कन्नौज, रसिया, बरसाना या कजरी, मिर्जापुर। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जो बिरहा है वो कन्नौज से संबंधित नहीं है, ये है दोस्त गाजीपुर, बिहार से संबंधित। ये कन्नौज से नहीं, ये कहाँ से है? बिरहा गाजीपुर से। ठीक है दोस्त, आला महोबा से संबंधित है, रसिया बरसाना से, ये कजरी मिर्जापुर से है, पर जो बिरहा है वो कन्नौज से नहीं गाजीपुर से संबंधित है, इसको याद रखना, गाजीपुर। अगला है प्रश्न नंबर 85। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर प्रदेश का लोकगीत नहीं है? यूपी का लोकगीत नहीं है? बिरहा, ढोला मारू, कजरी या रसिया। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ढोला मारू। तो ढोला मारू ये यूपी का लोकगीत नहीं, ये कहाँ का? ये है राजस्थान का, इसको याद रखना। ढोला मारू राजस्थान का लोकगीत है। ठीक है, भारतीय ग्रामीण डाक बीमा योजना लागू हुई थी 1995 में, 1970 में, 1985 में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्त ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार परीक्षाओं में रिपीट भी हुआ है। ग्रामीण डाक बीमा योजना कब लागू हुआ? तो कब हुई? तो ऑप्शन ए, 1995 में ग्रामीण डाक बीमा योजना लागू हुई थी, इसको याद रखना। अगला, प्रत्येक 10 गाँव के समूह के लिए युवा विकास केंद्र स्थापित करने की योजना लागू की गई थी। कब की गई थी? 94-95, 1984-85 या 1975-76। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1994-95 में प्रत्येक 10 गाँव के समूह के लिए युवा विकास केंद्र स्थापित करने की योजना लागू की गई थी, इसको भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है नौकरी, कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग कर फसलें उगाना एवं पशुपालन, गांव में दुकान खोलकर दुकानदारी या मजदूरी। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, कृषि उत्पादन हेतु भूमि का उपयोग कर फसलें उगाना एवं पशुपालन ही गांव की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है, इसको याद रखना। अगला है ग्रामीण कृषि आर्थिक तंत्र जो भूमि आधारित है में कौन सी धातु का प्रयोग होता है? तांबा, सोना, चांदी एवं लोहा। तांबा, चांदी, सोना एवं लोहा, सभी इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, तांबा, चांदी, सोना एवं लोहा, ये सभी का प्रयोग होता है। जो ग्रामीण कृषि आर्थिक तंत्र भूमि आधारित है उनमें धातु होती है, वो होती है सोना, चांदी, तांबा, लोहा, ये सभी। अगला है भारत के किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी तक स्थापित नहीं किए गए हैं? ये तो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो कौन से क्षेत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अभी नहीं है? सिक्किम तथा गोवा, बिहार तथा राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश या नागालैंड। राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सिक्किम तथा गोवा में ग्रामीण बैंक अभी तक स्थापित नहीं हुए, इसको याद रखना।
अगला है भूमदान से संबंधित सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? सातवाहन अभिलेख, मौर्य अभिलेख, गुप्त अभिलेख या कर्नाटक अभिलेख? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, सातवाहन अभिलेख है वो भूमदान से संबंधित है। इसको याद रखना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है भारतीय ग्रामीण समाज को बांटा जा सकता है, किसमें बांटा जा सकता है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, जनजातीय समाज और कृषक समाज में ही बांटा जा सकता है भारतीय ग्रामीण समाज को। इसको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारतीय समाज को केवल जनजातीय समाज और कृषक समाज में ही बांटा जा सकता है। अगला है लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष जमा कर देता है, कहाँ जमा कर देता है? प्रधान के पास, तहसीलदार के पास, रजिस्टर कानूनगो के पास या जिला कृषि अधिकारी के पास? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, रजिस्टर कानूनगो के पास। जो लेखपाल होता है वो खसरा को तैयार करके अगले वर्ष रजिस्टर कानूनगो के पास जमा कर देता है। इसको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला है ग्रामीण समुदायों में कृषि नवाचारों के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए कौन सा परीक्षण अधिक उपयोगी हो सकता है? पश्चात परीक्षण, पूर्व पश्चात परीक्षण, सहभागी परीक्षण या सामूहिक परीक्षण? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, पूर्व पश्चात परीक्षण, पूर्व पश्चात परीक्षण। अगला प्रश्न है सामाजिक अध्ययनों में वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग को किसने नकारा? बेवर, डिल्थे, कॉम्बटे या रिकेट? राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, डिल्थे हैं, उन्होंने सामाजिक अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग को नकार दिया था। इसको याद रखना। अगला है प्रश्न नंबर 96। एक्स पोस्ट फैक्टो एक्सपेरिमेंट संबंधित है वर्तमान घटनाओं के अध्ययन से, वैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन से, नियोजित विकास के मूल्यांकन से, ऐतिहासिक घटनाओं के संबंध में के अध्ययन से? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जो एक्स पोस्ट फैक्टो एक्सपेरिमेंट का संबंधित है वो है ऐतिहासिक घटनाओं के संबंध में। ठीक है दोस्त, इसको याद रखना कि ऐतिहासिक घटनाओं के संबंध से इसका संबंध है। अगला है प्रश्न नंबर 97। नगरीय समाज में मानवीय संबंध अविलक्षण होते हैं, पारस्परिक विश्वास से बड़े हुए संचार से, बड़ी हुई प्राथमिक अनुक्रिया से या प्रत्यक्ष और निवैयक्तिक संपर्कों से? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, अप्रत्यक्ष और निवैयक्तिक संपर्कों से ही नगरीय समाज में मानवीय संबंध अविलक्षण होते हैं। इसको याद रखना। अगला है नगरीय विकास में भद्रोलीकरण कब होता है? भद्रोलीकरण कब होता है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, जहां वयोवृद्ध लोग रहते हैं। इसको याद रखना। जब नगरीय विकास में भद्रोलीकरण होता कब है? जब वयोवृद्ध लोग रहते हैं, जहां वयोवृद्ध लोग रहते हैं। इसको इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना कि जहां वयोवृद्ध लोग रहते हैं वहां होता है भद्रोलीकरण। ठीक है दोस्त। अगला है भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किए जाने वाला टैक्स कौन सा है? एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है? आयकर, विक्रय कर, लगान, उपकर? राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, लगान। जो भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाता टैक्स उसे बोलते हैं लगान। इसको याद रखना। अगला है प्रश्न नंबर 100, लास्ट प्रश्न है निम्नलिखित में सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में विज्ञान की कौन सी विशेषता पाई जाती है? सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में विज्ञान की कौन सी विशेषता पाई जाती है? प्रयोगशाला का उपयोग, भविष्यवाणी, सार्वभौमिकता, कार्यकरण संबंध? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, कार्यकरण संबंध, कार्यकरण संबंध। तो दोस्त 100 प्रश्न पूरे कंप्लीट हुए। लेखपाल के गणित की वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप लेखपाल के गणित की वीडियो देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्त लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।